हाय गाइस, वेलकम टू लॉ गिरी। हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स अगस्त 2021 और पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आज ये जो वीडियो है ये किन किन को देखनी चाहिए सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप DU PU AILET SLAT इन सभी एग्जाम्स के अंदर आप देखोगे कि लीगल जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड स्लैट वालों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज सिम्बाइसिस के अंदर आपको यही जजमेंट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है। तो आपको इन जजमेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए, आपकी एक ओपिनियन होनी चाहिए इन इश्यूज और जजमेंट्स को लेकर, राइट। अगर आप LLM की तैयारी करें, LLM के लिए तो मतलब ये बहुत ही बड़ी मास्टर क्लास है। ठीक है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड इफ़ यू आर एन एडवोकेट जो अपडेटेड रहना चाहते हैं, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपको पता रहे, जो कि पता रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो राइट रिसर्च पेपर्स बेस्ड ऑन दीज जजमेंट्स, राइट। एंड ऑल्सो सबसे बड़ी बात, मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री के अंदर, बिल्कुल फ्री के अंदर PDFs इन सारी जजमेंट्स के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी करी हैं जिसके अंदर मैंने जजमेंट्स एक्सप्लेन करी हैं। जो स्पेशली न्यू लॉ स्टूडेंट्स हैं 2021 के, उनको रहता है कि हमें जजमेंट्स के बारे में पता हो, तो वो वीडियोस चेक कर लीजिए, ओके। Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Marital rape not an offense. तो marital rape should be an offense or not, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि मैरिटल रेप क्या होता है। देखो, हस्बैंड एंड वाइफ दे आर मैरिड एंड उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, बट अगर ऐसा हो कि वाइफ is not agreeing to have sexual intercourse and husband forces her to have sexual intercourse, then can it be termed as marital rape? क्या ये एक ऑफेंस है? होगा तो मैरिटल रेप, पर ये ऑफेंस नहीं माना गया है। इंडियन लॉज में इसको ऑफेंस नहीं माना गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट हो, अगर हस्बैंड फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करे वाइफ के साथ, तो उसको मैरिटल रेप नहीं माना गया है। यही बात हम और डिटेल में समझेंगे इस जजमेंट के थ्रू। तो जजमेंट का नाम है दिलीप पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। LLM वाले बच्चे नोट कर लीजिए और जुडिशरी वाले भी। नाउ केस के बारे में समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ दे वर मैरिड। ठीक है, वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम थी। नंबर 1, उसकी वो और उसकी फैमिली डाउरी की डिमांड करते थे। एंड नंबर 2 ये था, उन्होंने एलिगेशंस लगाई कि वो रेप करते हैं, ठीक है, फोर्सफुली सेक्स करते हैं, और अननेचुरल ऑफेंस भी की एलिगेशन भी लगाई, जिसके नेचुरल ऑफेंस क्या होता है, कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। ठीक है, वो हम आगे और जो मैं आपको बातें बताऊंगी उससे आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं चार्जेस क्या लगे। सेक्शन 376 रेप, 76 के अंदर पनिशमेंट ऑफ रेप बताई हुई है। सेक्शन 376 में पनिशमेंट ऑफ रेप बताई हुई है। प्लीज़ नोट कर लीजिए, बिकॉज ये सेक्शंस बहुत ही आपके काम आएंगे समझने में इसको, केस को। सेक्शन 377 के अंदर कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, एंड सेक्शन 498 में क्रूएलिटी टुवर्ड्स वाइफ बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। ठीक है, ये तो ऑफ द IPC। ठीक है, ये वाले चार्जेस लगे। तो कोर्ट ने कहा, द कोर्ट अपहेल्ड चार्जेस अंडर सेक्शन 498, जिसके अंदर की हस्बैंड क्रूएलिटी बाय हस्बैंड टुवर्ड्स हिज वाइफ और रिलेटिव्स की टुवर्ड्स द वाइफ। तो कोर्ट ने क्या कहा कि 498 के अंदर चार्जेस हैं, ठीक है। 377 के अंदर चार्जेस हैं, ठीक है, कि अननेचुरल ऑफेंस या फिर कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर हुआ है, ठीक है, बट डिस्चार्ज द हस्बैंड अंडर सेक्शन 376। उन्होंने क्या कहा कि डिस्चार्ज, तो कोर्ट ने क्या किया, वो कहते हैं 498 और 377 के अंदर ठीक है, बट ये सेक्शन 376 नहीं लग सकता, रेप का चार्ज नहीं लग सकता, बिकॉज ये तो हस्बैंड एंड वाइफ है, ऑन द ग्राउंड दैट बाय वर्च्यू ऑफ एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375। 375 के अंदर क्या आती है, डेफिनेशन ऑफ रेप, 376 में थी पनिशमेंट ऑफ रेप। ठीक है ना, एक एक्सेप्शन है सेक्शन 375 को, वो कहती है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ प्रोवाइडेड शी इज ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स वुड नॉट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ रेप। क्या कहती है कि अगर
एक हस्बैंड ऑफ एक मैन है और उसकी वाइफ है, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उनके बीच में एंड the wife is above the age of 18, that would not amount to rape, and यही exception हमें रोकती है marital rape को offense बनाने से, यही section। तो हम नोट कर लेंगे section 375 exception 2, राइट। ये है, आगे देखते हैं। एप्लीकेंट है, मतलब जो हस्बैंड है जिसने ये केस फाइल किया है हाई कोर्ट के अंदर, वो क्या कहता है कि देखो जी, नन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376। 376 हमारा क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ रेप, कि पनिशमेंट ऑफ रेप, जो रेप के चार्जेस हैं वो नहीं लग सकते बिकॉज ये तो हस्बैंड एंड वाइफ है। तो जो सेक्शन 375 की एक्सेप्शन 2 है वो इसको बचाती है। एंड तो जो लॉयर है, बीइंग अ लॉयर, वो तो ये भी कहता है कि 377 और सेक्शन 498A के भी इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं होते। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या कहती है। सेक्शन 375 की एक्सेप्शन 2 हम पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ इज नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ 15 ईयर्स था और हमने पहले पढ़ा 18, तो 18 ईयर्स ही आता है। हम देखेंगे आगे कि कैसे एक जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एज है वो 18 कर दी थी, राइट। एक्सेप्शन 2 of section 375 of the IPC referred to above makes it clear that sexual intercourse or sexual act by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age, is not rape. In this case, complainant is legally wedded wife of applicant number 1. Therefore, sexual intercourse or any sexual act with her by the applicant number 1 husband would not constitute an offense of rape. वो कहते हैं क्योंकि वो मैरिड हैं आपस में, उनकी शादी हो रखी है, तो इसलिए रेप के चार्जेस तो हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं लग सकते। इवन इफ इट वॉज बाय फोर्स और अगेंस्ट हर विश, इवन इफ इट इज अगेंस्ट हर विश और बाय फोर्स, ठीक है ना। तो ये कोर्ट ने कहा, देयरफॉर चार्ज अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी फ्रेम्ड अगेंस्ट द एप्लीकेंट नंबर 1 हस्बैंड इज एरोनियस एंड इलीगल, hence he is entitled to be discharged from the charge under section 376 of the IPC. Let's do a discussion in the comment section. What do you think? Should marital rape be an offense or not? Let's have a discussion because ऐसे ही आप लोगों की प्रैक्टिस होगी वैट के लिए और इंटरव्यू के लिए, राइट। तो ये कहा हमारे कोर्ट ने, ओके। हम अननेचुरल ऑफेंसेस का भी समझ लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी बिकॉज आप देखेंगे बहुत सारे केसेस ना ओवर द ईयर आते ही हैं अननेचुरल ऑफेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। सो फार चार्ज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी इज कंसर्न, कंप्लेनेंट और वाइफ हैज कैटेगोरिकली मेंशन्ड इन हर रिटन रिपोर्ट दैट आफ्टर मैरिज द एप्लीकेंट नंबर 1 husband so many times had made unnatural physical relation with her, but due to shame she did not disclose about it to anyone. It has also been mentioned in a written report that the applicant or husband inserted his fingers and radish also in her private part. So this is what is unnatural offense, right, against the order of nature. In the statement of the complainant recorded under section 164 of Code of Criminal Procedure and in police statement also, she has narrated the above facts. तो उन्होंने सिर्फ रेप के चार्जेस हटाए, बाकी दोनों सेक्शंस कहा कि नहीं हटेंगे, वो लगे रहेंगे। आप ही याद रखिए कि सेक्शन 375 जो कि रेप की डेफिनेशन है, उसकी जो एक्सेप्शन 2 है वो हमने पढ़ी थी। जो एक्सेप्शन 2 है उसके अंदर लिखा हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब अगर वो 15 ईयर्स से कम की है तो ऑफेंस माना जाएगा, बट अगर वो 15 ईयर्स से कम की एज की नहीं है तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठा कि 15 to 18, वैसे तो हम 18 ईयर्स की लड़की को मेजर मानते हैं, ठीक है ना। अ गर्ल इज सेड टू बी अ मेजर, या उसकी मैरिजेबल एज हम 18 प्लस मानते हैं, ठीक है ना, कि आफ्टर 18। तो 15 to 18 की जो लड़कियां हैं अगर वो मैरिड हैं और उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो क्यों रेप नहीं माना जाता है। तो बाय द जजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 ये जो एज थी ये 18 कर दी गई। तो आप देखोगे कि जब हमने बेयर प्रोविजन पढ़ी वहाँ पे 15 थी, एंड जब कोर्ट ने रेफर किया अपने स्टेट पैराग्राफ्स में वहाँ पे 18 था, इसलिए। तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसके अंदर मैरिटल रेप से रिलेटेड बहुत कुछ कहा गया, बट टुवर्ड्स द एंड कोर्ट ने कह दिया कि हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, कि इसको भी मतलब दे वर टुवर्ड्स कि इसको भी ऑफेंस बना देना चाहिए। तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम सभी नोट करेंगे, ठीक है। नाउ
In 2013, UN Committee on Elimination of Discrimination Against Women, that is CEDAW, recommended that the Indian government should criminalize marital rape. ये भी important है, तो ये थोड़ी extra information दे रही हूँ मैं आपको. JS Verma Committee set up करी गई थी in the aftermath of national wide protest over the December 16, 2012 gang rape, जो दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसे निर्भया रेप केस भी कहा जाता है, had also recommended to the criminalization of the marital rape. तो उन्होंने भी कहा, by removing this law, women will be safer from abusive spouses, can receive the help needed to recover from marital rape, and can save themselves from domestic violence and sexual abuse. तो JS वर्मा कमेटी ने ये कहा, ठीक है. CEDAW ने ये कहा, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट जो है वो लॉ स्टूडेंट्स और LLM और जुडिशरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर पढ़े. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. राइट, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैरिटल रेप वाई इज़ नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया. कौन सी चीज़ें हैं, कौन से सेक्शंस हैं जो हमें ये करने से रोकते हैं. इकोनॉमिक क्राइटेरिया नॉट सोल बेसिस फॉर क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. LLM वाले और जुडिशरी वाले नाम नोट कर लें, बाकी सब समझ लें. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया शुड नॉट बी द सोल बेसिस टू आइडेंटिफाई सेक्शंस ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज एज क्रीमी लेयर. तो क्रीमी लेयर इवन दो अगर वो बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता. ठीक है ना. तो कोर्ट ने क्या कहा कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये नहीं कह देना चाहिए कि ये क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं एंड इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी. ठीक है, और चीज़ें क्या देखनी चाहिए, वो कहते हैं सोशल एडवांसमेंट, हायर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा played an equal role in deciding whether a person belonged to the creamy layer and could be denied quota benefits, it said. ठीक है, वो कहते हैं कि और भी चीज़ें देखनी चाहिए जैसे कि सोशल एडवांसमेंट, हायर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस. ठीक है, वो भी एक इक्वल रोल प्ले करता है. राइट, अब ये केस क्यों आया सामने? द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ क्रिमिनल लेयर कैन नॉट बी मेरली इकोनॉमिक, अ बेंच ऑफ जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड अनिरुद्ध बोस ऑब्जर्व्ड इन देयर जजमेंट while referring to the Supreme Court's Indra Sani verdict 1992, which declared that creamy layer in a backward community should be excluded from reservation so that the more deserving were able to come up. तो creamy layer क्यों क्रिएट करी गई थी कि अगर एक कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग हैं जो ऊपर पहुंच गए हैं तो फिर उनको रिजर्वेशन ना दे करके जो उस कम्युनिटी में जो लोग अभी ऊपर, जिनको ऊपर उठाना है, उनको ये फ़ायदा दिया जाए, ये बेनिफिट दिया जाए. राइट. The court had illustrated that creamy layer would include persons from backward classes who occupied posts in higher services like IAS, IPS and All India services, had reached a higher level of social advancement and economic status and therefore were not entitled to be treated as backward. तो वो कहते हैं कि सोशल सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि इस पर्टिकुलर पर्सन की इनकम इतनी है तो ये क्रीमी लेयर को बिलोंग करता है. वो कहते हैं कि आपको सोशल एडवांसमेंट, हायर एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा. एंड उन्होंने कहा जो IAS, IPS है, ऑल इंडिया सर्विसेज में, उनको हम कह सकते हैं कि वो सोशल एडवांसमेंट, मतलब दे हैव रीच्ड अ हायर लेवल ऑफ सोशल एडवांसमेंट. Okay, the court was hearing a petition challenging two notifications issued on August 17, 2016 and August 28, 2019 by the Haryana government subclassifying backward classes solely on economic basis while fixing the criteria for creamy layer. तो ये क्यों ऐसा कौन सा केस सुन रहे थे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने दो नोटिफिकेशंस लेकर आए थे, इशू करी थी, एंड उसके अंदर सोल बेसिस फॉर डिसाइडिंग द क्राइटेरिया फॉर क्रीमी लेयर वो क्या था? इकोनॉमिक बेसिस, कि कौन कितने पैसे कमा रहा है. The notification issued under the Haryana Backward Classes Reservation in Services and Admission in Educational Institutions Act of 2016 said backward community members who earn above rupees 6 lakhs annually would be treated as creamy layer. ठीक है ना, जो rupees 6 lakhs annually earn कर रहे हैं, मतलब plus earn कर रहे हैं, rupees 6 lakhs earn above 6 lakhs plus annually, उनको creamy layer माना जाएगा. The Supreme Court held that Haryana's notifications have violated the law declared in Indra Sani judgment by identifying creamy layer only on the basis of income. वो कहते हैं कि इंदिरा सानी जजमेंट में क्लियर कट कहा हुआ है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया टू डिसाइड कि कौन क्रीमी लेयर को बिलोंग करता है और कौन नहीं. तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशंस के थ्रू जो इंदिरा सानी की जजमेंट है वो वायलेट करी है. द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू इशू फ्रेश नोटिफिकेशंस इन 3 months. ठीक है ना.
तो हरियाणा गवर्नमेंट को कहा है कि आप फ्रेश नोटिफिकेशंस इशू करो। कोटा बेनिफिट कान बी अवेल्ड साइमल्टेनियसली इन 2 स्टेट्स, मतलब जो कोटा होता है, ठीक है, वो आप 2 स्टेट्स के अंदर साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते। ये किसके लिए बोला है? सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज ऑन रिजर्वेशन इन रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। मतलब फॉर एग्जांपल ये रिलेट करता है बिहार और झारखंड से। बिहार में से झारखंड की स्टेट निकाली गई थी, तो हम केस पढ़ लेते हैं। It is made clear that person is entitled to claim benefit of reservation in either of the successor state of Bihar or state of Jharkhand। ठीक है ना, या तो स्टेट ऑफ सक्सेसर स्टेट ऑफ बिहार के अंदर आप रिजर्वेशन ले सकते हो या फिर स्टेट ऑफ झारखंड के अंदर, बट विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन साइमल्टेनियसली इन बोथ द सक्सेसर स्टेट्स एंड दोज हु आर members of the reserved category and are resident of the successor state of Bihar while participating in open selection in the state of Jharkhand shall be treated to be migrants and it will be open to participate in general category without claiming the benefit of reservation and vice versa। ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि नंबर 1 आप एक स्टेट के अंदर ही कोटा ले सकते हो। नंबर 2, अगर जो स्टेट ऑफ बिहार के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है ना, अगर उनको स्टेट ऑफ झारखंड की जो सिलेक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो दे विल बी ट्रीटेड एज माइग्रेंट्स एंड नॉट दे कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ द कोटा, राइट? दैट इज व्हाट द कोर्ट इज ट्राइंग टू से। Will here plea for life ban on convicted MPs MLAs। तो सबसे पहले लाइफ बैन MPs MLAs और कन्विक्टेड का मतलब समझ लेते हैं। MPs MLAs हमारे मेंबर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस कह सकते हैं उसको, ठीक है, जो ये पॉलिटिशियंस हैं अगर वो कन्विक्ट्स हैं, कन्विक्ट्स मतलब प्रूव हो चुका है कि उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, तो क्या उनके ऊपर लाइफ बैन लगा देना चाहिए कि वो कभी भी इलेक्शंस नहीं लड़ सकते? क्या ऐसा कर देना चाहिए? कमेंट्स में बताइए येस या नो, ऐसा होना चाहिए। अगेन ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर कोई MP MLA है, वो कन्विक्ट्स हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, तो वो हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में या हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या करेंगे? ठीक है ना, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो क्या उनके ऊपर लाइफ बैन लगा देना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है एंड इस केस का कुछ इंटरिम ऑर्डर मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, तो पिछली वीडियो जरूर देखेगा, पार्ट 1, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वो इस क्वेश्चन को डिसाइड करेगी क्या पॉलिटिशियंस जो कन्विक्ट्स हैं उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा देना चाहिए। ये बहुत मतलब एट लेंथ तक चलेगा बिकॉज बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी है। इट रेजेज अ वेक्स्ड क्वेश्चन विद फार फेचिंग रेमिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू हियर एट लेंथ अ प्ली दैट कन्विक्टेड पार्लियामेंटेरियंस एंड स्टेट लेजिस्लेटर्स फॉर्मर एंड सिटिंग, मतलब जो पहले रह चुके हैं, जो अभी हैं, शुड बी डिस्क्वालिफाइड बैंड फॉर लाइफ फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट और असेंबलीज। कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके ऊपर डिसीजन आने वाला है कि क्या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं अगर वो कन्विक्ट्स हैं तो क्या उनके ऊपर लाइफ बैन लगा सकते हैं फ्रॉम कंटेस्टिंग elections, right? A bench led by Chief Justice of India N.V. Ramana said the plea raised a vexed question with far-reaching ramifications. We deem it necessary to hear the matter at length on an appropriate date. After giving opportunity to all the stakeholders, the top court observed in a 12-page order published recently, as of now, convicted politicians are banned from polls for 6 years. अभी क्या लॉ है ये हमें पता होना चाहिए, एंड वन रीजन मैंने ये पैराग्राफ ऐड किया इसीलिए, अभी कितना 6 years से वो बैन हो जाते हैं। The plea for a lifetime ban was suggested by senior advocate Vikas Singh. The senior lawyer has pointed out that if bureaucrats can be fired if caught stealing ₹10, politicians convicted of heinous offences should be banished from contesting elections. तो ये किसने सुजेस्ट किया था? विकास सिंह एक सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने सुजेस्ट किया कि अगर एक ब्यूरोक्रेट को, अगर वो करप्ट है तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो अगर कोई कन्विक्ट है जिसने बहुत ही हीनियस ऑफेंस कमिट किया है तो वो हमारे पॉलिटिशियंस कैसे बन सकते हैं? उनको भी लाइफ टाइम के लिए बैन कर देना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज लीव अ कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली जब ये जजमेंट आ जाएगी मैं फॉर श्योर इस चैनल पर डिस्कस करूंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। The CJI bench further said more special Central Bureau investigations CBI courts needed to be set up in places where more than 100 cases were pending to ensure easy accessibility to the witness and decongestion of existing special CBI courts. तो उन्होंने कहा कि जो इन लोगों के अगेंस्ट, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, उनको स्पीड अप करने के लिए जो CBI के कोर्ट्स हैं, CBI कोर्ट सेटअप करने चाहिए और उनको सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट ये केसेस जल्दी से डिसाइड हो सके। द कोर्ट डायरेक्टेड द
Court has put stay on National Green Tribunal, that is NGT, order of prohibiting use of parks or for social, commercial, marriage or any other functions. तो NGT ने had directed the Delhi Pollution Control Committee in February 4, 2021 order to ensure that no park is used to hold any social, cultural, commercial and marriage or other functions in Delhi. ठीक है ना, तो पार्क में जो फंक्शन, शादी, कितना कुछ करते हैं लोग. NGT had referred to order of Delhi High Court that prohibited the use of parks and maintained that Delhi Development Authority and civic bodies will be held accountable in case of violation of the order. Right. Now, Supreme Court bench comprising of Justice Indira Banerjee and V. Ramasubramaniam noted that use of park will not be permitted for more than 10 days. वो कहते हैं कि 10+ days के लिए नहीं permit कर सकते, ठीक है, in a month under any circumstances. This order was passed on petitions filed by municipal bodies against the order of NGT. Supreme Court raises query on Tribunal Reforms Bill. Courts ask Centre to give reason for introducing the bill. So Tribunal Reform Bill अभी monsoon session के अंदर आया था, right? तो Tribunal Reforms Bill अगर आप समझना चाहते हैं तो आई हैव डन इंपॉर्टेंट बिल्स पास्ड इन मॉनसून सेशन वाली वीडियो, उसके अंदर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. तो बेसिकली इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं उनको ख़त्म कर दिया. दे आर नो मोर, राइट. एंड उनकी जो जुडिस्डिक्शन है वो किसी और कोर्ट को दे दिया, जैसे हाई कोर्ट को दे दी है, राइट. और सुप्रीम कोर्ट ये जो ट्रिब्यूनल जो रिफॉर्म्स बिल था पहले ये एक ऑर्डिनेंस के फॉर्म में था एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें उसमें से स्ट्रॉक ऑफ कर दी थी. ऑर्डिनेंस आपको पता है प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं जो, ठीक है ना. तो दो वो ऑर्डिनेंस और ये बिल बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे थे, बट फिर भी बिल जो था वो पास कर दिया गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट को, तो पढ़ लेते हैं. द सुप्रीम कोर्ट चैलेंज द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस मटीरियल शोइंग इट्स रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 which abolishes 9 appellate tribunals and revives provisions of an ordinance struck down by the Supreme Court in Parliament. ठीक है ना. तो ऑर्डिनेंस के अंदर जो था वो प्रोविजंस जो स्ट्रक डाउन कर दी गई थी, पर्टिकुलर प्रोविजंस, वो इस बिल के अंदर हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि जब हमने वो प्रोविजंस ऑर्डिनेंस में से स्ट्रक ऑफ कर दी थी तो आपने बिल में वो इंट्रोड्यूस क्यों करी हैं. A 3-judge bench led by Chief Justice of India N.V. Ramana put the government in the dock about the complete absence of material justifying the bill and the lack of proper debate in Parliament before it was made into law. तो पार्लियामेंट में पेगासस की जो प्रोटेस्ट चल रही थी उसके चलते वॉइस वोट के थ्रू ये बिल्स पास हुए हैं. वॉइस वोट मतलब कि सिंपली जो स्पीकर है वो पूछ लेते हैं कि कौन इस बिल की फेवर में और कौन अगेंस्ट है एंड रैंडमली काउंट कर वो पास कर देते हैं बिल. तो ऐसे पास हुए थे बिकॉज द ऑपोजिशन वॉज प्रोटेस्टिंग, तो डिस्कशन नहीं हुई, राइट. The bill replaced the Tribunal Reforms, Rationalization and Conditions of Service Ordinance 2021. The provision in the ordinance regarding conditions of service, तो जो प्रोविजन थी इस ऑर्डिनेंस के अंदर रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ट्राइब्यूनल मेंबर्स, तो कितनी देर के लिए एक मेंबर रहेंगे और ट्राइब्यूनल ऑफ सर्विस एंड चेयरपर्सन्स वर स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है ना. तो टेन्योर ऑफ सर्विस से रिलेटेड जो प्रोविजंस थी वो स्ट्रक डाउन कर दी गई थी, बट फिर भी वही प्रोविजन सेम ऐड करके बिल लाया गया. However, the provisions reappeared in the Tribunal Reforms Bill introduced by Finance Minister Nirmala Sitharaman on August 2, 2021 in the Lok Sabha. तो अभी ये केस भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट केस रहेगा. देखते हैं इसमें क्या होता है, बिकॉज इस केस के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको उनमें जो चेयरपर्सन्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी सीट्स क्यों नहीं पे आप अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जितनी भी ट्राइब्यूनल्स हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स ऐसी हैं जिनके जो केसेस वो सुन रहे हैं उनकी जुरिसडिक्शन कहीं और है ही नहीं है, तो लिटिगेंट्स कहाँ जाएंगे, तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं. तो दिस वाज द क्वेश्चन. एंड अब ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल भी आ गया है जो कि अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रोविजन स्ट्रक ऑफ करी थी ऑर्डिनेंस के फॉर्म में एंड वो ये लोग ले आए हैं बिल के फॉर्म में. तो अब देखते हैं इस केस में क्या होता है. तो डू फॉलो दिस केस एंड आई विल आल्सो कीप यू अपडेटेड. इन द इंटरिम मेजर, इंटरिम का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी. अभी फाइनल डिसीजन आएगा, तो अभी इंटरिम मेजर लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट अलाउज वुमेन टू टेक एनडीए एग्जाम. एनडीए होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन मिलिट्री का एग्जाम है ये, नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्जाम. ठीक है ना. अब वुमेन वो दे सकती हैं अभी के लिए. ठीक है. अभी फाइनल डिसीजन आएगा. नेम ऑफ द जजमेंट कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स.
तो ये जो है ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है एलएलएम और जुडिशरी वालों के लिए, बाकी सब समझ लें बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं, ठीक है, तो वो आपको समझना ज़रूरी है। एंड अगर आप ये जो जजमेंट मैं आपको समझा रही हूँ आज, मतलब मैं पूरा का पूरा बैकग्राउंड आपको समझाऊंगी इसका, तो जो फाइनल डिसीजन भी आएगा या जो न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत आता रहेगा आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, बस आपको मैं छोटा सा मतलब बहुत ही छोटे से मैं समझा दूंगी सब कुछ, ठीक है। और इसके अंदर जो एक जजमेंट रेफर करी गई है वो है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आप कह सकते हैं कि ये अगर वुमेन को इक्वल राइट्स मिली हैं एग्ज़ाम देने के लिए या मिलिट्री में जाने के लिए, तो ये वाली जजमेंट को हम सारा का सारा क्रेडिट दे सकते हैं, राइट। इन व्यू ऑफ इम्पेंडिंग एग्जामिनेशन ऑन हियरिंग लर्नड काउंसिल फॉर पार्टीज वी कंसिडर इट अप्रोप्रिएट to issue interim direction permitting the women candidates to take part in the examination scheduled for 5 September 2021 subject to further orders from this court। तो एनडीए के एग्जाम में वुमेन को अपीयर होने दिया गया है इस बार, जो 5 सितंबर को एग्जाम हुआ है। तो अब इसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं हम पूरे केस की, बिकॉज अभी फाइनल डिसीजन आना है, बट उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये वाली जजमेंट समझे, दैट इज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया। ये केस को समझते हैं। बबीता पूनिया शी इज़ एन एडवोकेट एंड उन्होंने एक पीआईएल फाइल करी, ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो ये केस क्या वो गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने क्या कहा वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, हमने जजमेंट में से देखा ये। अ क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन सीकिंग परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दीज अपील। क्या उनकी डिमांड क्या थी, प्रेयर क्या थी, या क्या चाहती थी वो, कि जो वुमेन है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए परमानेंट कमीशन ज्वाइन करने के लिए। तो आर्मी में एक परमानेंट कमीशन होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं परमानेंट कमीशन मतलब जब ऑन डेट, जब तक आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं आती है, मतलब आपकी रिटायरमेंट की एज नहीं आती है, तब तक आप काम करते हो, राइट। और एसएससी क्या होता है, एसएससी होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, ये 5 ईयर्स के लिए आप काम करोगे या 14 ईयर्स के लिए काम करोगे, ऐसा सा होता है, राइट। तो कहते हैं कि वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसमें, परमानेंट कमीशंस के अंदर इन द इंडियन आर्मी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दीज अपील, ठीक है। डेकेड एंड मोर स्पेंट इन लिटिगेशन वुमेन एंगेज्ड ऑन शॉर्ट सर्विस कमीशंस इन द आर्मी सीक पैरिटी विद देयर मेल काउंटरपार्ट्स। पैरिटी मतलब इक्वालिटी, मतलब सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए, सेम सब कुछ मिलना चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटी, सेम सैलरी, सेम एवरीथिंग, राइट, विद देयर मेल काउंटरपार्ट्स जो मेल लोग हैं। इन ऑब्टेनिंग पीसेस द एंट्री ऑफ वुमेन इन आर्मी हैज अ चेकर्ड हिस्ट्री। सेक्शन 12 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 कंटेन्स इन सो फार एज इट इज मटेरियल द फॉलोइंग प्रोविजन। तो आर्मी एक्ट क्या कहता है, इन एलिजिबिलिटी ऑफ फीमेल्स फॉर इनरोलमेंट और एम्प्लॉयमेंट। एलएलएम वाले जो बच्चे हैं वो इसको नोट कर लें, बाकी सब सुनते रहे, और जुडिशरी वाले भी थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है। तो सेक्शन कौन सा है, कौन सा एक्ट है वो नोट कर ले। नो फीमेल शैल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन द रेगुलर आर्मी एक्सेप्ट इन सच कॉर्प्स, डिपार्टमेंट, ब्रांच और अदर बॉडी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ और अटैच्ड टू एनी पोर्शन ऑफ द रेगुलर आर्मी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो कोई भी वुमेन ज्वाइन नहीं कर सकती, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकालती है कि स्पेसिफिक ब्रांच और डिपार्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे वो ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये है। तो क्या आया, होता हुआ आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई नोटिफिकेशन पहले निकाली, ठीक है, उसको एक्सटेंड करते रहते थे, सर्विस कंडीशंस चेंज करते रहते थे, बट वो एसएससी होता था, ठीक है ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, परमानेंट कमीशन नहीं होता था। तो ये क्या होता था, हमेशा शॉर्ट सर्विस कमीशन में तो वुमेन ली जा रही थी, पर परमानेंट कमीशन के अंदर नहीं ली जा रही थी, राइट। तो क्या हुआ कि फिर इन द मीन टाइम जब ये दिल्ली हाई कोर्ट के केस चल रहा था, तो एक नोटिफिकेशन आई जिसके अंदर कहा कि प्रोस्पेक्टिवली हम पीसीज देना स्टार्ट कर देंगे, परमानेंट कमीशन वुमेन को देना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑब्वियसली जो वुमेन ऑलरेडी जो आर्मी ऑफिसर्स जो वुमेन थी वो ऑलरेडी सर्व कर रही थी आर्मी में, तो उन्होंने ये चैलेंज किया कि प्रोस्पेक्टिवली क्यों, अभी से क्यों नहीं, हमने क्या किया है, राइट। तो ये एक चीज़ हुई, एंड उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, Clause 1 emphasizes that areas of operation of the armed forces where recruitment of women officers is not open was excluded from the preview of the judgment of the High Court on the ground that it is a matter of policy। तो वो कहते हैं कि जहाँ पे देखो कुछ 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं आर्मी के अंदर, 2 के अंदर तो अलाउड है वुमेन और 1 के अंदर नहीं है, एंड वो दिल्ली हाई कोर्ट कहता है इट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वुमेन हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉम्बैट ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो दिल्ली हाई कोर्ट कहता है हम उसको नहीं छेड़ेंगे, एंड एक और चीज़ को हम नहीं टच करेंगे, वो क्या है, वो है दैट वेयर अ पॉलिसी डिसीजन हैज बीन टेकन नॉट टू ऑफर पीसी परमानेंट कमीशन टू एसएससी ऑफिसर्स बोथ मेन एंड वुमेन विदाउट डिस्टिंक्शन एज अ पार्ट ऑफ मैन पावर मैनेजमेंट, सच अ
पॉलिसी डिसीजन वॉज नॉट टू बी इंटरफेयर्ड विद। ठीक है ना, वो कहते हैं कि जहाँ पे परमानेंट कमीशन ना तो एक मैन को दिया जा रहा है और ना ही एक वुमेन ऑफिसर को दिया जा रहा है, इस चीज़ को भी हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है ना। और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, ऑफिसर्स ऑफ द एयरफोर्स एंड आर्मी ऑन एसएससी हु हैड ऑप्टेड फॉर द ग्रांट ऑफ पीसी बट वर नॉट ग्रांटेड दैट स्टेटस वुड बी इंटाइटल टू पीसी। ठीक है ना, मतलब उन्होंने ऑप्ट किया था पीसी के लिए बट उनको नहीं दिया गया पीसी, अब उनको मिलेगा एट पार विद मेल एसएससी ऑफिसर्स। मतलब जो एसएससी ऑफिसर्स के एट पार ये पीसीज उनको मिलेगी, राइट, विद ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स भी उसके बेनिफिट्स हैं, पिछले बेनिफिट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। पीसी वॉज टू बी ऑफर्ड टू देम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 years टुगेदर विद कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ठीक है ना, तो प्रमोशन भी दी जाएगी, जितने भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। हाउएवर दिस बेनिफिट वॉज ओनली अवेलेबल टू वुमेन ऑफिसर्स इन सर्विस हु हैड इंस्टीट्यूटेड प्रोसीडिंग्स बिफोर द हाई कोर्ट एंड हैड रिटायर्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रिट पिटिशंस। तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी वुमेन ने चैलेंज किया था इस चीज़ को कि प्रोस्पेक्टिवली क्यों पीसी प्रोवाइड करना है परमानेंट कमीशन, अभी से क्यों नहीं। तो वो कहते हैं कि जिन्होंने रिट पिटिशन फाइल करी थी उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। बाय डायरेक्शन 4 इट वाज एम्फसाइज्ड दैट वुमेन ऑफिसर्स हु हैड नॉट अटेन्ड द एज ऑफ सुपरएनुएशन, मतलब एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर पीसी ऑफिसर्स वुड बी रीइंस्टेटेड विद ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स। ठीक है ना। यूनियन गवर्नमेंट फाइल्ड एन अपील, तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपील फाइल कर दी एंड उसके अंदर कुछ जो डायरेक्शंस थी दिल्ली हाई कोर्ट की स्पेशली रिलेटेड टू एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, उनको कहा कि हम वो नहीं टच कर रहे, बट वैसे हम अपील में आ गए। तो अब इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, मतलब जो फॉलो करना था जब वो ऑफिसर्स, जो वुमेन ऑफिसर्स थी उनको वो बेनिफिट्स नहीं दिए गए, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, मतलब उन कहा गया, कोर्ट को कहा गया कि आप ये जो ऑर्डर है, जब कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता है तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलती हैं। ठीक है ना। तो सॉलिसिटर जनरल जो थे हमारे, उन्होंने टाइम मांगा एंड विद इन दिस टाइम 25 Feb 2019 को वो एक नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट इन द एमओडी इशूड अ कम्युनिकेशन फॉर द, नोटिफिकेशन नहीं कम्युनिकेशन कह देते हैं इसको, फॉर द ग्रांट ऑफ पीसीज टू एसएससी वुमेन ऑफिसर्स इन 8 आर्म्स और सर्विस ऑफ द आर्मी। तो उन्होंने कहा कि हम 8 डिपार्टमेंट्स में या ब्रांचेस में या स्ट्रीम्स में, कुछ भी कह लो, ठीक है, 8 स्ट्रीम्स प्लस 2 जो आपकी जैग और एजीसी में ऑलरेडी है, एंड इन एडिशन टू द जैग एजीसी विच हैड बीन ओपनड अर्लियर। तो टोटल 10 स्ट्रीम्स के अंदर वुमेन को जो है वो परमानेंट कमीशन दे देंगे, राइट। We accordingly take on record the statement of policy placed on record in these proceedings by the Union Government in the form of the letter dated 25th February 2019, जिसके अंदर कहा गया कि 10 स्ट्रीम्स के अंदर वुमेन को पीसी दिया जाएगा। और फिर उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ऑलरेडी वुमेन काम कर रही हैं उनका क्या है, क्या मतलब वो सारा जो है डायरेक्शंस इशू करी गई। वो डायरेक्शंस मैंने आपके लिए कॉपी कर दिए, यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर चेकआउट कर सकते हैं, राइट। कुछ कालरा वाला केस है। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, जिसके अंदर इंटरिम मेजर ग्रांट किया गया है कि वुमेन इस टाइम पे दे सकती हैं एनडीए का एग्जाम। तो क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दैट इन एंट्री इन दोज 10 स्ट्रीम्स, जो 10 स्ट्रीम्स की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है हम यहाँ पे परमानेंट कमीशन ग्रांट कर देंगे वुमेन को, तो क्या इन 10 स्ट्रीम्स की जो एंट्री है, एडमिशन है, वो क्या थ्रू एनडीए हो रही है? जो एनडीए का एग्जाम है क्या उसके थ्रू आप ले रहे हो? जो, क्योंकि एनडीए का एग्जाम सिर्फ मैन दे सकता है, मैन कैन गिव एनडीए का एग्जाम। तो अगर मैन इस 10 स्ट्रीम्स के अंदर थ्रू एनडीए जा सकते हैं तो वुमेन क्यों नहीं, राइट। अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, अभी तो उन्होंने ये बोला है कि आप हमें ये बताओ, इज द एंट्री इन दोज 10 स्ट्रीम्स हैपनिंग थ्रू एनडीए एग्जाम, येस और नो। तो अभी डिसीजन आएगा, बट अभी के लिए इंटरिम मेजर के तौर पे वुमेन हैव गिवन एनडीए का एग्जाम। एंड ये जो जजमेंट आएगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट होगी, तो इसका नाम एंड सब कुछ आपको याद रखना है, एंड जो भी अपडेट्स हैं ऑब्वियसली मैं वो आपको देती रहूंगी, राइट। आई होप आपको ये जजमेंट समझ आई हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियोस बनाऊं ऐसी और वीडियोस, तो कमेंट करके मुझे बता देना सो दैट आई कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियोस। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड मेरी हेल्प चाहिए, कोई एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई करंट अफेयर्स या लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, तब भी कॉमेंट कर देना। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। So yeah, that's it for today's video. Logiri signing off. I'll see you super soon. Bye.